की सूचना पर प्रदेश के एक अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर नहीं चिकित्सा पर सिद्धार्थनाथ सिंह बुनकर पर इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 56 की सूचना पर प्रदेश के एक अति अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका इसके प्रति आभारी हूं। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। आपने अभी कहा था कि किसी एक स्पेसिफिक घटना का जिक्र नहीं है। मान्यवर, सबसे पहले मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं। अगर ग्राह्यता के ऊपर बात करोगे तो उसी पे चर्चा करूंगा। मैंने जो कहा था, अगर आप उस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हो तो फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए सीधा अपनी बात पर आइए। अगर मेरी बात पर चर्चा करोगे तो फिर मैं वहीं से शुरू करूंगा और वहीं से पूछूंगा। मैं उसी पर अपनी बात पर आइए। महोदय, आज पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं जिस तरीके से जर्जर हो चुके हैं, चाहे प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल हो, रोगी भटकता रहता है। उसको स्ट्रेचर से लेकर के जो मैन पावर की सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो जांच की सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उसको दवाइयों की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो आज प्रदेश के मरीजों को नहीं मिल पा रही है। कितनी बार आपने देखा होगा, मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाता, स्ट्रेचर पर ही इलाज के अभाव में दम तोड़ जाता है। मानवर, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपकी नीति के अनुसार 8 बजे सुबह से लेकर के ओपीडी का समय प्रारंभ होता है। बोलो चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला हो या जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का मामला हो, कहीं भी किसी अस्पताल में सुबह के 8 बजे ओपीडी प्रारंभ नहीं होती है। मरीज घंटों घंटों वहां पर इंतजार करता है और उसके बाद हालात क्या होते हैं। जो 8 बजे का समय है, 10 बजे 11 बजे चिकित्सक अपने कुर्सी पर उपलब्ध होता है, अपने चैम्बर में उपलब्ध होता है और 12 बजे से 1 बजे तक वह अपना चैम्बर छोड़ जाता है। और इसके पीछे की जो कहानी बनती है कि वह चिकित्सक जो सरकारी सेवाएं दे करके तनख्वाह लेता है, वही जा करके निजी अस्पतालों में सेवा देने का काम करता है। इसलिए चाहे आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के जिला अस्पताल तक देखते होंगे, आपको 1 बजे के बाद कोई भी चिकित्सक वहां पर नहीं मिलता, केवल पैरामेडिकल स्टाफ मिलते हैं। महोदय, रही बात दवाइयों की, मेडिकल कॉलेज हो या जिला अस्पताल हो, एक दिन मैंने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का मैंने जायजा लिया। लगभग 2500 ओपीडी एक दिन में होती है। मानवर, ये विषय बहुत गंभीर है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर अपना जवाब जरूर दे। एक दिन में लगभग 2500 ओपीडी होती है और जो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का जो स्वरूपरानी अस्पताल है, उसकी क्षमता है लगभग 1200 बेड की, जहां पर लगभग 800 बेड हमेशा मरीजों से फुल रहते हैं और बहुत बार वहां पर भी मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पाता है। महोदय, उन अस्पतालों को सरकार कितना बजट आवंटित कर रही है, यहां पर बैठा हुआ एक माननीय सदस्य इस बात को जानता है कि अगर एक मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 2500 ओपीडी हो रही है, अगर एक मरीज के पीछे 200 रुपए की दवाई का खर्चा आ रहा है, तो एक दिन की ओपीडी का खर्चा कितना होगा, मनोर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लगभग 5 लाख रुपए से ज्यादा की मेडिसिन एक दिन के लिए इसको ओपीडी के लिए चाहिए। मान्यवर, इसी तरीके से अगर इंडोर पेशेंट को देखा जाए और एक दिन का 1000 का भी खर्चा आता है, तो लगभग एक दिन का खर्चा आप देखेंगे 80 लाख रुपए का खर्चा एक दिन का आएगा। और महीने भर का अगर 30 दिन का आप जोड़ लेंगे तो यह बजट कहां चला जाएगा। लेकिन सरकार उन अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए कितना धन आवंटित करने का काम करती है।
मुझे लगता है कि मैं जो ब्यौरा ले रहा था, 1 वर्ष में 7 से 8 करोड़ रुपए की मेडिसिन के लिए आपके जरिए, जो सरकार के जरिए वहां पर वित्तीय व्यवस्था कराई जाती है या उसके बराबर की मेडिसिन मुहैया कराने का काम किया जाता है मेडिकल कॉर्पोरेशन के द्वारा। माननीय, इसलिए मैं ये अपील करना चाहूंगा सरकार से कि गरीबों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उनको अस्पताल में जांच की सारी सुविधाएं मिल सके, एक्सरे से लेकर के एमआरआई तक की सुविधाएं मिल सके, इस बात को सुनिश्चित कराने के लिए हर एक अस्पताल को संसाधन युक्त करने की जरूरत है। अन्यथा मरीज जाकर के कहीं स्ट्रेचर पर दम तोड़ देगा और कहीं बेड पर दम तोड़ देगा। माननीय, एक बहुत गंभीर घटना की ओर पूरे सदन का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। दिनांक 8/11/2023 को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में एक जघन्य अपराध अस्पताल में हुआ। माननीय, एक राम सेवक सनात श्यामलाल निवासी अनाथ हुआ अतर्रा जिला बांदा का निवासी था, जो अपनी पत्नी पंचवटी विश्वकर्मा को लेकर के अस्पताल में जाता है और उसको एक अस्पताल में एक बच्चे का जन्म देती है और उसके बाद रात के वक्त उसके परिजन जब नींद में हो जाते हैं, मरीज ही वहां से लापता हो जाता है। जब परिजनों की नींद खुलती है और अपने मरीज को तलाशते हैं, अस्पताल प्रशासन को उसकी सूचना देते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस ने सर्च करने का काम किया लेकिन बेड पर मरीज नहीं मिला और अगले दिन वहीं पर नाली में मरीज का शव पाया जाता है। इस बात को लेकर के वहां पर एफआईआर कराई गई, लेकिन एफआईआर में पुलिस ने लीपापोती करने का काम किया, एक भी अपराधी खोजने का काम नहीं किया है। माननीय, मैं आपसे एक व्यवस्था माननीय चाहता महोदय जी, एक व्यवस्था और भी है मैं मांगना चाहूंगा कि जो 8 बजे सुबह से ओपीडी का टाइम है वह व्यवहारिक नहीं है। अगर आप उसको 8 बजे के बजाय 10 बजे कर दें, 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक अस्पताल में चिकित्सक रहेगा तो एक तो निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा और दूसरा ज्यादा से ज्यादा मरीजों का वह इलाज करने का काम भी कर सकेगा। माननीय, एक विषय में और आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं, जहां से दवाइयों की आपूर्ति अस्पतालों में कराई जाती है, उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन पर न जाने कितने सवाल उठे हैं, न जाने कितने आरोप लगे हैं। पूरे सदन को इस बात का संज्ञान होगा कि जब कोरोना काल आया था, उस कोरोना की आपदा को लोगों ने अवसर बनाने का काम किया था, जहां पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश खन्ना ने इसको उजागर करने का काम किया था, जिसमें एबीजी एनालाइजर और रिएजेंट का घोटाला और पीपी किट का 9 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। माननीय, विषय और है, फिर और लोगों को भी टाइम, आप ही के लोगों को टाइम देना है। नहीं आई माननीय, आपसे ये माननीय, यह अव्यवस्था का सवाल है। आपकी बातें आ गई और दूसरों की भी बातें आएंगी ना। कोरोना प्रबंधन के लिए आपने जिन आईएएस अधिकारियों की कमेटी बनाई थी, उसमें एक भी आईएएस अधिकारी ऐसा नहीं था जो डॉक्टर रहा हो। आपके इसी प्रशासन में बैठे हुए सचिवालय में दर्जन भर से ज्यादा आईएएस अधिकारी डॉक्टर साहब कोविड में उपचार की बड़ी तारीफ भी हुई है, मगर अब इस विषय को खत्म करें। जिसका नतीजा मिला कि गंगा मैया भी लाशों से पट गई थी और जानवर लाशों को नोच करके खाने का काम कर रहे थे। माननीय, इसलिए अगर हम व्यवस्था ठीक करेंगे, अभी ये बात आई थी कल कि जब डीजीएमई पद पर जहां पर एक चिकित्सक को होना चाहिए वहां पर विषय आ चुका है। वर्मा जी, अब आप बस कृपा करके बस बारे में कोई जानकारी बंद कर लें। नफीस अहमद जी, अब नफीस अहमद जी को बोल, अब दूसरों को भी दें। नफीस अहमद जी, आपका समय मैं गिन रहा हूं, फिर उसी के हिसाब से चलना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नियम 56 में इतने गंभीर विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया। स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो हम सब के लिए, पूरे प्रदेश की जनता के लिए बहुत अहम है और कहीं ना कहीं सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस गंभीर मुद्दे पे 2 घंटे की चर्चा करा ली जाए, जिससे जो आज स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे प्रदेश की गड़बड़ है, अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में आम जनमानस को इलाज नहीं मिल पा रहा, दवाएं नहीं मिल पा रही हैं,
लोग परेशान हाल घूम रहे हैं। कहीं कहीं तो देखा जा रहा है, आए दिन अखबारों में, न्यूज चैनल्स में आता है, कहीं स्ट्रेचर नहीं है, मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं वेंटिलेटर और आईसीयू की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको संज्ञान में ले और इन सारी व्यवस्थाओं को सही करे। माननीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, वो तो ये कहते हैं कि पूरी इस व्यवस्था सही कर दिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मानवर प्रत्येक जिले में लगभग 30 बेड का एमसीएच विंग बनाया गया, जो हमारी सरकार में शुरू किया गया। 7 साल इस सरकार को हो गया, अभी तक ये विंग पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, और जो विंग कंप्लीट हो पाई वहां पर सही इलाज नहीं मिल पा रहा, वहां पे डॉक्टर और स्टाफ की कमी है, और जो डॉक्टर स्टाफ की कमी है वो जुआर से उसको चलाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमेशा से ये कहा जा रहा है कि ये सरकार महिलाओं का बहुत ध्यान देती है। हमारी जो बहन बेटियां हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जब ऑपरेशन की जरूरत होती है तो हमारे हॉस्पिटल्स देखे जा रहे हैं कि वहां पर ना तो विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ बहुत से ऐसे डॉक्टर बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि वहां पर जब ऑपरेशन होगा तो उस वक्त एक बच्चों के डॉक्टर विशेषज्ञ का भी होना जरूरी है। कहीं पे एक बच्चे के डॉक्टर हैं तो जनरल सर्जन नहीं है, जनरल सर्जन है तो एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है। इन सारी चीजों की कमी को सरकार पूरा नहीं कर पा रही। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो ओपीडी चलाई जा रही है, ओपीडी में मरीज जा रहा है, सरकारी हॉस्पिटल्स में गरीब तबके के लोग जाते हैं इलाज के लिए, जिनके पास संसाधन नहीं होता, और इस उम्मीद से जाते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमको अच्छा इलाज मिल सकेगा, हमें दवाएं मिल सकेंगी, लेकिन अफसोस ये सरकार उनको दवाएं नहीं उपलब्ध करा पा रही है। सरकार के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में बीपी, शुगर, हार्ट की दवाएं नहीं है, और जो मिलती हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। डॉक्टर मांग करते हैं लेकिन यहां पर उनको दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। साथ ही साथ जो सीएससी पीएससी है, उनका जो मानक है, उस मानक के अनुसार वहां पे ना डॉक्टर हैं, ना टेक्नीशियन है, ना स्टाफ है, और ना ही दवाएं हैं। मैं तो यहां कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र गोपालपुर से मैं आता हूं वो बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका, पिछड़ा इलाका है। तमाम हम लोग मांग करते रहते हैं, लेकिन आए दिन हमको ये शिकायतें मिलती रहती हैं कि हमारे सीएससी पीएससी पे दवाएं नहीं है, जहरीले जानवर काट लेते हैं, उन जानवरों के काटने का वैक्सीनेशन नहीं है, रेबीज के इंजेक्शन नहीं मिल रहे, लेकिन सरकार ये कहती है कि हम सारी चीज उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि सारी की सारी चीजें झूठी हैं। साथ ही साथ जो लैब है, लैब में आज टेक्नोलॉजी ऊपर जा चुकी है, लैब में जो मशीनें होनी चाहिए लेटेस्ट, वो मशीनें नहीं हैं, और अगर मशीनें हैं तो वो लैब टेक्नीशियन नहीं है जिससे सही उनकी जांच हो सके और सही इलाज मिलने में उनको सुविधा मिल सके। वहीं पर जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन्स, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन की सुविधा अगर कहीं है तो पता चला वहां डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट ना रहने की वजह से वो मशीनें बेकार हैं, और कहीं पे अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो पता ये चल रहा है कि वो मशीनें खराब पड़ी हैं और बनने के लिए वो लखनऊ से टेक्नीशियन जाने वाले हैं। मैं सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे लोगों का इलाज होने में असुविधा हो रही है। अस्पताल के जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, एक बार इत्तेफाक हुआ, मैंने देखा कि डॉक्टर्स जिस घर में उनको रहने का रिहाइश दी गई है स्टाफ को, वो बहुत जर्जर हालत में है। जब वो खुद ही अच्छे हालात में नहीं रहते और उनसे दुगनी ड्यूटी ली जा रही है डॉक्टर और स्टाफ की कमी से, तो आप बताइए उनके ऊपर मानसिक कितना उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए उनको जो व्यवस्था देनी चाहिए सरकार उस व्यवस्था को नहीं दे पा रही।
दूसरा सबसे अहम मुद्दा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार गंभीर रोगी बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो एक मिनट में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। हमारी सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कैंसर इंस्टीट्यूट यहां बनाया, आपने तो उसका नाम रख दिया जिसमें आप माहिर हैं, लेकिन कैंसर इंस्टीट्यूट आप चला नहीं पा रहे हैं, कैंसर के पेशेंट को इलाज नहीं मिल पा रहा। दूसरी तरफ आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद मिलती है, और चाहे वो मुख्यमंत्री राहत कोष से जो मदद मिलती है, आज ये हालात हैं सर कि मेडिकल कॉलेज में राहत का पैसा जाने के बाद उन गरीबों को दवाएं नहीं मिल पा रही। दवाएं 200-250 रुपए की देके बाकी सारी दवाएं बाहर से लिख दी जा रही हैं। वो गरीब जब आपसे गुहार लगा रहा है, सरकार उसको पैसा दे रही, और मेडिकल कॉलेज में जब दवा नहीं मिल पाएगी तो वो बेचारा गरीब बाहर जाके कहां से दवा लेगा। दूसरी तरफ आयुष्मान भारत का बड़ा नाम लिया जाता हर बात में। आयुष्मान भारत की मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जिस हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, छोटे से छोटे ऑपरेशन के लिए लाखों लाख का बिल बनाकर उसमें घोटाला किया जा रहा है, दोबारा उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले माननीय 1 मिनट हो गया जी, बस खत्म कर रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे थे, आपके पास हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट था। मैंने आपसे कहा कि हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने मेडिकल कॉलेज को एक फंड अलॉट किया था, और उस फंड के जरिए गरीब लोगों का इलाज मिलता था। आपने इसी सदन में वादा किया था कि हम उसका बजट को बढ़ाने का काम करेंगे। आज ना बजट भी बढ़ा और ना ही वो पैसा जो इलाज गरीबों के लिए जा रहा उसका इस्तेमाल हो रहा। मैं इसलिए आपसे मांग करता हूं कि मानवर इन सारी चीजों पर काम रोककर इस पे 2 घंटे का चर्चा करा ली जाए, जिससे आम जनमानस की जो समस्या है हेल्थ से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी, वो सामने आ सके, और सरकार इस गंभीर विषय पे ध्यान देकर स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही संवेदनशील विषय जो स्वास्थ्य से संबंधित है, नियम 56 के अंतर्गत अवसर दिया। माननीय अध्यक्षता महोदय, जब से सभ्यता संसार में आई तब से स्वास्थ्य एक बहुत अहम और बहुत जरूरी विषय है, और इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता रहा है। और खास तौर से जिस देश में हम रहते हैं वहां तो बहुत ही विशेष तौर से इसे लिया गया है, क्योंकि जब तक साइंटिफिक युग नहीं था तब तक भी हमारे देश में, चाहे वो आयुर्वेदिक पद्धति हो, चाहे वो यूनानी पद्धति हो, उन पद्धतियों से गंभीर रोगों का इलाज होता था। सीधा लेकिन आज बड़े शर्म के साथ, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमारे जिला अस्पतालों की, हमारे सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है, बहुत दयनीय, बहुत दुखद है। ये किसी ऐसा नहीं कि किसी से छिपी हो, सर्वज्ञात है कि आज हॉस्पिटल्स में जो आपके मानक है उसके अनुसार हम डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। पीएचसी में डॉक्टर नहीं, सीएचसी में नहीं, सरकारी अस्पताल में नहीं, और डॉक्टर की तो बात छोड़िए, टेक्नीशियन तक नहीं है, वार्ड बॉय तक नहीं है, नर्स नहीं है, और तो और फार्मासिस्ट तक भी नहीं है। माननीय अध्यक्षता महोदय जी, उत्तर प्रदेश में हमें आज की जनसंख्या के अनुसार 24,000 डॉक्टर्स की जरूरत है, और मात्र कार्यरत है 12,000, विशेषज्ञ 3,000 की जरूरत है, मात्र 750 कार्यरत है। माननीय सभापति जी, बहुत ही दुखद एक घटना बताना चाहता हूं। जनपद बिजनौर में जब कोरोना से 1 साल पहले 11 वेंटिलेटर सरकार ने भेजे, 11 वेंटिलेटर सरकार ने भेजे, लेकिन 1 साल तक वेंटिलेटर सील बंद रखे रहे, कोई उन्हें चलाने वाला नहीं पहुंचा। इसी बीच में कोरोना आ गया, वेंटिलेटर के लिए त्राही मची हुई थी, लोग मर रहे थे, लोग दुनिया से जा रहे थे, लेकिन हम लोग उस जनपद में थे कि बताइए कि वेंटिलेटर रखे हैं लेकिन उसे चलाने वाला नहीं जिससे हम लोगों की जानें बचा सके। इससे दुखद और क्या होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकारी नीतियां कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती हैं कि आपको डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं
उनसे अधिक काम लिया जाता है, डॉक्टर की संख्या कम है, काम की अधिकता है, और तो और उनसे झूठे सच्चे आंकड़े प्रस्तुत कराए जाते हैं, जिससे वो सरकारी सेवाओं में ना कर प्राइवेट सेवाओं में चले जाना पसंद करते हैं। इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेडिकल कॉलेज चिकित्सा संस्थाओं में डॉक्टरों की कमियों की, डॉक्टर की जो स्प्रत सृजित की गए वो 76,171 पद सृजित किए गए, लेकिन मात्र 3,000 पद ही अभी तक भरे हैं। मैं बड़े आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब ये स्थिति हमारे मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों की है, तो आप प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज तो खोल रहे हैं, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज चलेंगे कैसे? और जब मेडिकल कॉलेज चलेंगे नहीं तो नए डॉक्टर कैसे बनेंगे? और अगर हम विशेषज्ञ वहां पढ़ाने वाले नहीं रखेंगे तो वो डॉक्टर्स निकल करके कैसा इलाज करेंगे? उससे तो और ज्यादा परिस्थितियां खराब होंगी। जब उन्हें इलाज सही तरीके से पढ़ लिख करके वो डॉक्टर बाहर नहीं निकलेंगे तो उससे ज्यादा स्थितियां और खराब होंगी। इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, दूसरे देश में रोज रोज नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई दवाइयां आ रही हैं, पर हमारे प्रदेश में मलेरिया, डेंगू, जुकाम, खांसी, टीबी आदि की भी दवाइयां उपलब्ध नहीं है। पिछले साल बरसात के बाद आपने पूरे प्रदेश में हाल देखा होगा कि ये बुखार से पूरी तरह पूरा प्रदेश इस पे पैर पसार चुका था, हजारों जानें चली गई। और तो और बुखार से निपटने के लिए दवाइयां, जो आम साधारण बीमारी क्रोसिन, जो आम साधारण दवाई पैरासीटामोल तक उपलब्ध नहीं हो पाई, बेड तक उपलब्ध नहीं हो पाए, एक बेड पर दो पेशेंट को एडमिट करना पड़ा। ये हालात खाली मात्र बुखार के थे और उन लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ा। और प्राइवेट, आपको सोचकर और जानकर ताज्जुब होगा कि एक गरीब आदमी का बुखार, मजदूर का, किसान का बुखार पिछली बार प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ 5,000 से कम 5,000 रुपए लगे तब बुखार उतरा। और मिडिल क्लास से 15 से 30,000, और जो अच्छा खासा पीता आदमी था उसके तो 50 से 60 हजार रुपए लगे होंगे, तब कहीं जाकर के बुखार से निजात मिल पाई। अब फिर वो मौसम आने वाला है, लेकिन क्या तैयारी है? आज हमारे पास फिर पता नहीं दवाइयां, आप जाके देख लीजिए जिस तरह से ओपीडी बढ़ रही है। आज प्रदेश में 11 करोड़ लोग, पूरे एक साल में 11 करोड़ लोग कम से कम सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं। हमारे पास बेड की सेवाएं कितनी है? मात्र बेड कितने हमारे पास? आपको जान करके ताज्जुब होगा कि मेरे ख्याल से मात्र 36,000 बेड हमारे पास उपलब्ध हैं। इतनी बड़ी प्रदेश में जनसंख्या में मात्र 36,000 बेड। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अस्पताल हमारे पास 200 जो बड़े अस्पताल हैं, गंभीर बीमारियों के मात्र 12 अस्पताल, पीएचसी 3600, सीएचसी 800। मनोज जी, आप सोच सकते हैं अब समय नहीं है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि इस आप लोगों के आग्रह पे मैंने एक और जोड़ लिया है। जब अध्यक्ष जी मुझे अनुमति दे के गए हैं, जब भी मैंने जोड़ा है इस गंभीर विषय पर तो इसको कृपा करके चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर रागनी। अध्यक्ष जी ने कहा था कि केवल 2 लोग बोलेंगे, 2 विषय है, दोनों पे 2-2 लोग बोलेंगे। आपने 3 लोग बुलवा लिया। अध्यक्ष जी ने जो लिख के दिया था, मेरा एक 2 मिनट करके। नहीं, हमारी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। ना 2 मिनट, अब नाम ले लिया है, 2 मिनट पीठ से गया है नाम, तो 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट आखिरी है। एक बात मेरी सुन लीजिए, उसके बाद एक बात, और खासकर मेरा अनुरोध आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी से, आपने 3 लोगों का उद्बोधन सुना। एक मिनट आप सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध कर रहा हूं, 1 मिनट सुन ले, बस एक अनुरोध कर रहा हूं नेता प्रतिपक्ष जी से। अरे एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए ना, एकदम बैठ संग्राम, एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए ना। विषय को खत्म करिए जल्दी। नेता प्रतिपक्ष जी, किसी ने 56 होता है कोई एक स्पेसिफिक घटना और तात्कालिक हो, किसी ने भी स्पेसिफिक घटना की नहीं बताई। हमारे वर्मा जी ने स्पेसिफिक घटना बताया एक मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल का, और इस पूरे उसमें मोतीलाल नेहरू का कहीं नाम नहीं है। और एक घटना बताई 8/11/2023 की, जो इस पूरे कहीं में 8/11/2023 की कोई घटना का कोई जानकारी नहीं है। अगर मुझे 56 पे जवाब देना होगा और इसके ऊपर न मोतीलाल नेहरू की घटना है न 8/11/2023 की घटना है, मैं जवाब कैसे दूंगा? आप बता दीजिए। आप नहीं, देखिए, नहीं, एक सेकंड, आप मुझे केवल मेरा मार्गदर्शन कर दें।
आप मुझसे बड़े हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, आप मुझे मार्गदर्शित कर दीजिए कि मैं इसका उत्तर कैसे दे पाऊंगा। मंत्री जी 2 मिनट बैठ जाएं।